नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारा नहीं होने पर उनकी एकजुटता पर अब प्रश्न खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर जिस तरह से आरजेडी की ओर से प्रत्याशियों को सिंबल बांटे जा रहे हैं और सीपीआई ने बेगूसराय सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है, ऐसी स्थिति में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस की स्थिति बेचारा वाली बन गई है। दरअसल महागठबंधन में अब तक लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आरजेडी सूत्रों का दावा है कि कई सीटों के लिए प्रत्याशियों को सिंबल दे दिए गए। गौर करने वाली बात है कि आरजेडी ने औरंगाबाद से भी प्रत्याशी को सिंबल दे दिया है। औरंगाबाद सीट कांग्रेस की सीट रही है और आरजेडी अगर यहां से चुनाव लड़ती है तो ये पहली बार होगा जब वो यहां से चुनाव लड़ेगी। इधर कांग्रेस अपने नेता कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय सीट भी नहीं बचा सकी। सीपीआई ने यहां से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा तक कर दी है। पिछले चुनाव में सीपीआई ने यहां से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बना रखा था और 2.50 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर वो दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस इस चुनाव में कन्हैया को यहां से उम्मीदवार बनाना चाहती थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को घटक दलों द्वारा टिकट बांटे जाने की जानकारी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस यहां सीट बंटवारे को लेकर मूक दर्शक बनी हुई है। इधर सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सीपीआई ने भी खगड़िया से संजय कुमार को प्रत्याशी बना दिया है, हालांकि इसकी घोषणा नहीं हुई है। वैसे आरजेडी द्वारा एक तरफा सिंबल बांटे जाने को लेकर कांग्रेस के अंदर खानी नाराजगी साफ दिख रही है। एक नेता ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर यह कहा है कि पार्टी की फजीहत हो रही है और आरजेडी के लोग ही आज कांग्रेस चला रहे हैं। कांग्रेस कटिहार सीट से पूर्व मंत्री तारिक अनवर को उतारना चाह रही है, लेकिन सीपीआई एमएल ने इस सीट पर दावेदारी ठोक दी। इधर आरजेडी की सियासत में लालू प्रसाद के परिवार के एक और सदस्य की एंट्री की भी बात कही जा रही है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य इस चुनाव में सारण सीट से भाग्य आजमा सकती हैं। बहरहाल बिहार में आरजेडी द्वारा जहां करीब 1 दर्जन प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं, वहीं वामपंथी दलों ने भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से अब तक किसी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। और अब इसी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में महागठबंधन में एक बड़ी गांठ पड़ चुकी है? क्या बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फेल हो चुका है? आरजेडी कांग्रेस में ये बंटवारा कैसे होगा? एक तरफ आरजेडी और वामपंथी गठबंधन जो है वो अपनी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके का कोई बंटवारा नहीं कर पाया है, ना ही किसी प्रत्याशी का नाम फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उजागर किया गया है। ऐसे में सवाल लगातार इस बात को लेकर बने हुए हैं कि आखिर कैसे बिहार में इस गठबंधन की जीत होती दिखाई दे रही है। इसी पर आज बातचीत करेंगे और इसी को लेकर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिसको आपसे हम परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अमनप्रीत कौर और राकेश पोद्दार जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्नेहाशीष वर्धन जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत स्नेहाशीष जी आप ही के साथ कर लेते हैं। महागठबंधन का ये जो ढोल था वो बहुत बढ़िया तरीके से पीटा गया था कि ये महागठबंधन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजबूती से लड़ेंगे हम, लेकिन अब बिहार में जब कांग्रेस की स्थिति बेचारा टाइप लग रही है, सब अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, सबने अपने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कोई पूछ तक नहीं रहा है। आज ऐसी स्थिति आ गई एक नेशनल पार्टी की कि आपको आप ही के गठबंधन के साथ ही पूछना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। स्नेहाशीष जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए सर। ठीक, किसी समस्या के चलते हमारे साथ स्नेहाशीष जी का जो कनेक्शन है वो नहीं जुड़ पा रहा है, किसी तकनीकी खामी की वजह से उनसे दोबारा से जोड़ेंगे। राकेश पोद्दार जी, क्या लग रहा है बिहार में आपका गठबंधन तो एकदम सेट हो गया, तमाम दलों के साथ आपकी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी फिक्स हो गया,
एक तरह से देखा जाए तो एक बड़ी राहत की सांस दिखाई दे रही है। राकेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर। चलिए, रुख राजनीतिक विश्लेषक की हम रुख कर लेते हैं। क्या लग रहा है अमनप्रीत जी आपको, जिस तरह से गठबंधन में गांठ दिखाई पड़ रही है, सब अपना अपना तमगा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आरजेडी तो सिंबल तक बांट चुकी है, कांग्रेस पार्टी को पूछा तक नहीं जा रहा है, क्या लग रहा है ये गठबंधन कामयाब हो पाएगा बिहार में? अमनप्रीत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? पर मेरा ऑडियो है वो पैच शायद मेरी आवाज पहुंचेगी। जी जी, कहिए अमनप्रीत जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है जी। असल में वक्त अगर इंडिया की बात, इंडिया बहुत इस टाइम पे प्रेशर है, क्योंकि आरजेडी जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है और कांग्रेस को बहुत सारी बात करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे कांग्रेस वहां पे मांग रही है, जहां पे कांग्रेस 12 डिमांड कर रही थी, वहां पे वक्त आप रहे हो? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी, कहिए। हेलो जी जी, जी राजनीतिक जी, जी आपकी अमनप्रीत जी, आपकी आवाज हम तक ठीक तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। आपकी आवाज को ठीक करने के लिए हमने पीसीआर से आग्रह किया है। हम अभी रुख करते हैं स्नेहाशीष जी का। स्नेहाशीष जी, आपको आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, आपको सवाल दोहराऊं या आप जवाब देंगे? सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बिहार में आज होली मनाई जा रही है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि प्रथम चरण में जो भी सीट थी उनमें हमारे प्रत्याशियों की कोई घोषणा नहीं होने वाली थी। ये सबको मालूम है कि वो सीट हम लोग, क्योंकि जो अंदर खाने में हम लोगों की सीट बंटवारा हुई है, उसमें हम लोग के लिए वहां से चारों जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से कोई हमारे प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने वाली थी, क्योंकि वहां से कोई हम लोगों ने दावेदारी नहीं की थी। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में दूसरे चरण से हम लोगों के प्रत्याशियों की भी घोषणा होने लगेगी। नामों को उतार रही है कांग्रेस की तरफ से, किसी तरीके की बात नहीं बताई जा रही है। जब आपके नेताओं से पूछा जाता है, अध्यक्ष से, तो अखिलेश प्रसाद जी कहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी फिलहाल नहीं है इस बात को लेकर। क्या राजद पार्टी आरजेडी कांग्रेस को चला रही है? देखिए, हमारी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तय किया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष जी जो बिहार में चूंकि गठबंधन का जो स्वरूप है उस पर आधिकारिक तौर पे प्रदेश अध्यक्ष जी बातें रखते हैं, और चूंकि दूसरे चरण से हम लोगों के भी प्रत्याशियों की घोषणा होने लगेगी और आने वाले दिनों में बस होली बीतने दीजिए, कल से संभवतः आप लोगों के सामने सारे जो हमारे प्रत्याशियों की लिस्ट है वो सामने रहेगी। और चूंकि देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ और फिर से दोहराऊंगा इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है। अगर राजद भी अपने प्रत्याशियों की आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं कर रही है, ये आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। क्योंकि दिक्कत ये है कि कब ये लोग ईडी और सीबीआई का छापा मरवाने लगेंगे और हमारे प्रत्याशियों को तंग करने लगेंगे, उनका नामांकन रद्द कराने लगेंगे। क्योंकि अब ये निष्पक्षता के माहौल से ऊपर जा चुका है चुनाव। इस तरीके से इन लोगों ने, अखिलेश प्रसाद जी इस बात को क्यों कह रहे हैं? का माहौल इन्होंने क्रिएट कर दिया है कि अभी विधायकों पे छापामारी हो रही है, विधायकों से लिंक खोजा जा रहा है कि कैसे प्रत्याशियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए और कैसे उनका नामांकन रद्द किया जाए। ये 405 की जो प्रदेश अध्यक्ष की बात को तो आप ऊपर रखेंगे। तर्क करना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। सारी बातों को आके होली, बस आज भर हम लोग के यहाँ होली है, होली बीतने दीजिए, आपके सामने सारा लिस्ट सामने रहेगा। नहीं तो वो मना क्यों कर रहे हैं? वो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो चल रहा है राजद में उसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई है? उन्हें तो पता ही नहीं है कि सिंबल तक बांटे जा चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष तक तो ये बातें पहुंचनी चाहिए ना।
आधिकारिक तौर पे किसी को सिंबल नहीं दिया गया है, ये सबको मालूम है। और जो सिंबल जो होता है, सभी नेताओं को बोला जाता है कि जाइए आप चुनाव की तैयारी कीजिए। ये एक पुराना ढर्रा रहा है और कांग्रेस पार्टी, राजद, जो भी हमारे महागठबंधन है, वो अपने जो परंपरागत हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार हम लोग सीटों का चयन करके और उस पर प्रत्याशियों की घोषणा और प्रत्याशियों को तैयारी करने के लिए भेजा जाता है। निश्चित तौर पे कांग्रेस के भी प्रत्याशी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और वो सबको दिख भी रहा होगा। और वैसे ही राजद के भी लोग और माले और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। इसमें कहीं से कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है और आने वाले दिनों में कल ही संभवतः ये सब सफेद आ जाएगा आप लोग के सामने। ठीक है। राकेश पोद्दार जी, क्या लग रहा है फिर इस बात की अफवाह क्यों उड़ाई जा रही है कि कांग्रेस के गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, फूट पड़ गई है, दीवार खिंच गई है? चैनल मीडिया दिखाती है, मीडिया के साथ ही वहाँ पे जाते हैं और पूछते हैं, चाहे अखिलेश यादव से पूछा जाता हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के लालू जी से पूछा जाता है या तेजस्वी जी से पूछा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का पत्रकार नहीं है, पत्रकार तो आप देश के चौथे स्तंभ है, आप ही लोग पूछते हैं, आप ही लोग दिखाते हैं, उस पर हम लोग को प्रतिक्रिया देने का काम करते हैं। रही बात हमारी अपनी बात करना चाहता हूँ, उसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसे हमें लेना देना नहीं है। अगर इनको कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी करा दिया, अखिलेश जी कुछ बोलते हैं कहते भारतीय जनता पार्टी ने करवा दिया। अरे भैया हमारे आपके घर से लेना देना नहीं है कुछ। हम अपने घर में देखिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पे अपना चुनाव मैदान में प्रत्याशी को उतार दिया, 16 जनता दल यूनाइटेड ने उतार दिया, कल हो सकता है चिराग पासवान जी अपने प्रत्याशी उतार देंगे। सारे हम लोग का क्लियर होता है, हम लोग का एजेंडा क्लियर है कि विकसित भारत कैसे हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, एनडीए घटक दल के काम कर रहे हैं। ये लोग दूसरी तरफ देख सकते हैं किस तरह इन लोग अपने परिवार के लिए अपने वंशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। वक्ता जी, प्रिसा भारती को टिकट मिला, रोनिया आचार्य को टिकट मिल रहा है, जहानाबाद से कैंडिडेट उतार दिया, औरंगाबाद से कैंडिडेट उतार दिया, हमारे खगड़िया से कैंडिडेट उतार दिया, बेगूसराय से उतार दिया, सभी जगह तो कैंडिडेट उतार ही दिए। कांग्रेस अपने पिछलगुआ बनी हुई है। कांग्रेस को चाहिए, राहुल गांधी को चाहिए, पूरी कांग्रेस को चाहिए अपनी दुकान पे नया माल बेचे। ये लोग पुराने माल को वक्ता जी खींचते जा रहे हैं। 10 साल से भारतीय देश के जनता ने राहुल गांधी को नकार चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को आज नया चेहरा नहीं मिलता। बिहार के अंदर भी हो चाहे देश के अंदर हो, हम लोग जो वादे करते हैं, संकल्प लिया है 2024 में कि हम भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये बात तो ये समझने वाली है, ये बात तो स्नेहाशीष जी वाकई समझने वाली है। एक नेशनल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी अगर आपसे छोटी पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां आपको उस तरह से आंख दिखाएं, बेचारे वाली स्थिति में ले आएं और आपसे ये तक पूछना मुनासिब न समझें कि आखिर किस तरह से बंटवारा होगा, आप कैसे सीटों का बंटवारा चाहते हैं, कितनी सीटें चाहते हैं, सब अपनी मनमानी चल रही है। आपको नहीं लगता कि कम आंका जा रहा है राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, या फिर आपका वर्चस्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है बिहार में? जनाधारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम लोग दूसरे के घरों में नहीं झांकते हैं और पूरे दूसरे के ही। अरे अपनी बात करिए, भारतीय जनता पार्टी की बात मत करिए, आप अपनी बात करिए। अरे अपनी बात करिए, भारतीय जनता पार्टी की क्या बात करते हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी की क्यों बात करते हैं? अपनी बात करिए। कितनी राजनीतिक हैसियत है, कैसे शानदार आप लोग कर रहे हैं राजनीति में, समझ में कुछ भी होता है। ईडी मेरे घर चला गया, सीबीआई मेरे घर चला गया, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। अरे भैया अपनी दुकान में बढ़िया माल लाइए, घिसा पीटा माल बेच रहे हैं, घिसा पीटा माल बेच रहे हैं हर समय। भारतीय जनता पार्टी को हटा देने क्या हैसियत है आपकी? ठीक है, 17 सीट में चुनाव लड़कर 400 पार कहानी कहेंगे आप लोग? फालतू बात नहीं करनी चाहिए, आप टाइम पे बोला कीजिए। अमनप्रीत जी, ये जिस तरह का समीकरण आपको दिख रहा है, क्या लगता है आपको कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को कम आंकने की कोशिश जो गठबंधन में, महागठबंधन में दल शामिल हैं वो ऐसा कर रहे हैं? और अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसका कारण साफ तौर पर क्या नजर आ रहा है? देखिए वक्ता, परिस्थितियां जो है बेहद गंभीर है। इस टाइम पे अगर इंडिया गठबंधन में किसी भी बात को लेके
उनकी लड़ाई होती है तो वो उनका जो नतीजा है उनको भुगतना पड़ सकता है आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में। अगर ये यूनाइट हुए हैं, अगर इन्होंने ये सोचा है कि ये देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, देश को भाजपा मुक्त बनाएंगे, इसलिए ये एक साथ आए थे और इन्होंने ये बोला था कि हम छोटी छोटी बातों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, छोटी छोटी बातों को, या फिर सीट शेयरिंग को लेके जब सत्ताधारी पार्टी इनके ऊपर क्वेश्चन करती थी कि इनका जो सीट शेयरिंग को लेके कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तब इन्होंने बोला था कि हमें, क्योंकि देश की खातिर हम एक हुए हैं तो हमें इन चीजों को सॉल्व हम कर लेंगे। पर आज लगता है कि अगर जैसे जब से पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन करी है और रीमा भारती ने आरजेडी में गई है, तो उस टाइम से पूर्णिया सीट को लेके इनकी कशमकश चल रही है, क्योंकि जो तेजस्वी हैं वो कहते हैं कि पूर्णिया सीट जो है वो पप्पू यादव को ना दे के उनको हाजीपुर या दूसरी कोई सीट दे दी जाए। पर पप्पू यादव जैसे उन्होंने ट्वीट भी कर दिया और उन्होंने मीडिया में आके बोल भी दिया कि वो पूर्णिया को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो ये छोटी बात नहीं है। इस टाइम जबकि भाजपा जो है अपने हिस्से की 17 सीटों पे कम से कम उन्होंने जो है वो नाम घोषित कर दिए हैं। उस टाइम पे कांग्रेस ऐसी स्थिति पे खड़ी है कि अभी तक उन्होंने एक भी अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित नहीं करा। तो अगर ऐसी इनकी परिस्थितियां रहेंगी तो कैसे कोई इनको अच्छी नजर से देखेगा, या फिर इनको कम आंकने की बात तो होगी ना, चाहे वो तेजस्वी ही क्यों ना हो। अगर तेजस्वी की बात करें तो वो इस टाइम पे प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जो उन्होंने, मुझे लगता है कि लालू यादव से ही सीखा है। क्योंकि आपने देखा कि जैसे कांग्रेस ने डिमांड करी थी वहां पे कि हमें कम से कम 11-12 सीट चाहिए, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम 6 से ज्यादा नहीं देंगे। बात तो यहाँ से ही बिगड़नी शुरू हो गई थी। पर अब देखना ये है कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है और आरजेडी की बात करें वो क्षेत्रीय पार्टी है, और बिहार में अगर कांग्रेस वर्सेज हम बात करें आरजेडी, तो आरजेडी का ज्यादा इम्पैक्ट है। इसीलिए शायद जो तेजस्वी हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए खड़े हुए हैं, अड़े खड़े हुए हैं। तो अभी बात ये करनी होगी कि या तो राहुल गांधी या तो सोनिया गांधी इसमें इंटरफेयर करे, तब ये बात बन सकती है। नहीं तो ये जो अभी जब बिल्कुल लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं और उस टाइम पे अपनी सीट शेयरिंग को लेके लड़ाई होना, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक जी, कांग्रेस से हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अमनप्रीत जी, और भारतीय जनता पार्टी से राकेश पोद्दार जी हैं। स्नेहाशीष जी, लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि ये औरंगाबाद की जो सीट थी ये आप है और पहली बार यहां से आरजेडी चुनाव लड़ेगी। आपने अपने प्रत्याशी के लिए जो कुछ सोचा था उन्हें उतारने से पहले तो आरजेडी ने फिक्स कर दी औरंगाबाद की सीट। अब आप 12 सीटों की बात तो रख रहे हैं आरजेडी के सामने कि 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आपको लगता है कि आपकी मनचाही सीटें अगर दे दी जाएं तो क्या ये गठबंधन उस तरह से चल पाएगा जिस तरह की उम्मीद आप दिखा रहे हैं? देखिए, पिछले बार भी वक्ता जी ये सीट गठबंधन के एक सहयोगी जीतन राम मांझी जी के पास चली गई थी, पिछले बार भी औरंगाबाद की सीट, और इस बार राजद ने इस पर दावेदारी की है। तो इसमें चूंकि हम लोग के लिए परंपरागत सीट रही है, लेकिन चूंकि इस गठबंधन का जब निर्माण हुआ था तभी कांग्रेस ने कहा था कि हम बड़े त्याग करने के लिए, सबसे बड़े दल है, हम सबसे ज्यादा त्याग करने के लिए तैयार हैं, और हम लोग मौका दे रहे हैं कि तमाम गठबंधन के लोग साथी जहां मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, हम लोग सीट छोड़ भी रहे हैं और कहीं कहीं सीट मांग भी रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और जो ये उहापोह की स्थिति बनाई जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा बनाई जा रही है। देखिए, जदयू ने भी लिस्ट जारी की, भाजपा ने भी लिस्ट जारी की, लेकिन जिस सीट पर आपका बढ़िया प्रदर्शन रहा, आपके प्रत्याशी ने बढ़िया वोटों से जीत हासिल की, 2.5 लाख से ज्यादा वोटों के आसपास रहे, आप वो सीट अपने हाथ से जाने देंगे? इतना बड़ा दिल दिखाएंगे? हमारे पास 2 विधायक भी हैं उस क्षेत्र में, वही का नहीं बोल रहा हूँ। बक्सर में भी हमारे 2 विधायक है, बक्सर की सीट हम लोग दावेदारी कर रहे थे और करेंगे। लेकिन आने वाले समय में जो भी होगा गठबंधन में जो साथी, चूंकि राजद यहाँ से लगातार उम्मीदवार बनाती रहती है, तो इसलिए राजद के लिए जो सीट वो जहाँ कंफर्टेबल हो, यहाँ पे चुनाव कंफर्टेबल जो प्रत्याशी जहाँ पे रहेंगे वहाँ हम देंगे उनके। इसमें कोई कितना वक्त सर? ये डेट आ चुकी है, कब तक करेंगे सर? आज अगर होली मनाने दीजिए भाई, सुबह आप लोग चलते रहेंगे। त्योहार तो होली के बाद ईद आएगी, ईद के बाद और तमाम त्योहार आएंगे सर, चुनाव की चिंता नहीं है। सनातनी लोग हैं, हम लोग सनातनी लोग हैं, हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, रमजान का भी हम लोग सम्मान करते हैं, होली का भी करते हैं। वही कह रहे ना सर, फिर उसके बाद वो शुरू हो जाएगा। किसी का भी होली से पहले कार्यकर्ता
अपने पूरे क्षेत्र में 40 लोकसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं और हम लोग हर सीट पे भी तैयार रहते हैं। ये भी बता देते हैं अवस्था जी, जिन्हें लग रहा होगा कि 17 सीट पे प्रत्याशियों की घोषणा करके और 3 टिकट काट के जो भगदड़ हुई है और जो उधर जदयू में भी भगदड़ होने वाली है, उस भगदड़ को भी संभालने की जिम्मेदारी हमारे राकेश ऊपर पोद्दार है। जी, क्योंकि हम लोग किस तरह की भगदड़ होने वाली है? स्नेहाशीष जी कह रहे हैं अब तो आपके गठबंधन के बीच में भगदड़ मचने वाली है। वक्ता जी, इनको कुछ दिखता नहीं है। हर समय मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब चुनाव का माहौल आ गया है, चुनाव घोषणा हो चुका है। इनको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को गाली देना है। अगर चुनाव में इनको टिकट नहीं मिलता है तो ईडी चला गया, चुनाव में कुछ गड़बड़ हो गया तो भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया, अखिलेश सिंह की बात नहीं सुनते हैं लालू जी तो भारतीय जनता पार्टी करा। मैं कहना चाहता हूं कि आप जनता के बीच में रोड मैप रखिए। समय आ गया, भारतीय जनता पार्टी को गाली मत दीजिए। आप काम का वादे कीजिए जनता के बीच में, अपने सीटों में चुनाव लड़ाने के वादे कीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी का गाली देने का समय खत्म हो गया आपका समय आ गया चुनाव मैदान में जाने का। ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। अमनप्रीत कौर जी, क्या लग रहा है जिस तरह से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, तमाम ऐसे त्योहार आते हैं उसमें भी एक्टिव मूड में नजर आती है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की स्पीड को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाने की जरूरत नहीं नजर आ रही है? थोड़ी नहीं, मुझे लगता है कि बहुत अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसे ही त्योहार देखते रहेंगे तो देखिए अभी होली निकल के गई है, उसके बाद रमजान आ जाएगा, उसके बाद फिर नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो यही तो कमियां हैं। और भाजपा अगर 2 बार से सरकार चला रही है और तीसरी बार का दावा कर रही है तो और बिहार की 40 सीट जीत हालांकि ये जरूर है कि उन्होंने अपनी 17 हिस्से जो उनके हिस्से की 17 सीटें हैं उसमें से 10 पे ऐलान कर भी दिया है। और 10 में से कमाल की बात ये है बच्चा कि आधी आबादी को मौका ही नहीं दिया। उनकी जो घोषित प्रत्याशी हैं उसमें से महिला कोई भी नहीं है। हालांकि वर्णों पे उन्होंने खूब दाव आजमाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जाति की राजनीति जो है वो भाजपा बहुत अच्छे से करना चाहती है। जैसे पिछले 3 विधानसभा के इलेक्शन भी हुए हैं, वहां पे भी उन्होंने जाति का ही खेल खेला है। अभी भी वो 10 में से 7 जो प्रत्याशी है बिहार में वो स्वर्ण जाति से ही बिलोंग करते हैं। हालांकि पिछले सांसदों को उन्होंने जैसे केजी पासवान है उनका उन्होंने पत्ता काट दिया है और नए मतलब जो लोग थे उनको भी ऐड करना शुरू करा है। और उसके साथ ही उन्होंने 2-3 लोग और हैं जिनका नाम अनाउंस कर दिया है जो हमारे पुराने उनके सांसद रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सोचने वाली बात होगी आने वाले वक्त में कि जब सीट शेयरिंग को लेकर बात की जा रही है तो कांग्रेस को कहीं पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन एक तरफ तेजस्वी ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि 100% सब कुछ ठीक है। जब 100% ठीक है तो सीट शेयरिंग में इतना देर क्यों हो रही है, क्यों जो फॉर्मूला है वो सामने नहीं आ पा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव पास है, ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर महागठबंधन किस स्थिति में फिलहाल बिहार में अपने आप को पकड़ करके मजबूत कर पाता है। फिलहाल मेरे साथ जितने भी मेहमान जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।